लाइट वेव का पार्ट 2 देखेंगे। 25 क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में बता दिया है और आज 26 से यहाँ शुरू किया जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो आपको है ये बता रहा है कि जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई पड़ता है तो वो दर्पण क्या है। दर्पण दो तरह का हम लोग देख रहे हैं अभी, अवतल दर्पण, ठीक है, और एक उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है, हमेशा छोटा बनता है। तो उत्तल तो रहेगा नहीं, समाप्त हो गया। तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। इसमें दिया हुआ है कि दो समांतर दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। तो अगर दो समांतर दर्पण हो जाए तो इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। कितने बनते हैं, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। सूर्य की किरणें कितने रंगों में विभक्त हो जाते हैं, ये 7 रंगों में विभक्त। कौन सा, VIBGYOR, बेनी बिन, ऐसे याद रखिए, विबजियोर ही ज़्यादा आसान है। तो आँख 29 नंबर क्वेश्चन है, आँख में मायोपिया दृष्टि। मायोपिया क्या है, हम बताए थे छोटा नाम है। तो छोटा नाम है तो क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो गया। और निकट दृष्टि दोष इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ये आई बनाते हैं तो आप देखिएगा कि यहाँ पे ये जो प्रकाश जो आती है, ठीक है, वो रेटिना यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, रेटिना है। रेटिना से पहले ही क्या होता है, निकट रेटिना के पहुंचने से पहले ही क्या होती है, वो केंद्रित हो जाती है और यहीं पे क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा, दिखाई नहीं देगा, क्योंकि प्रतिबिंब तो रेटिना पे बनना चाहिए। तो इसको क्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके केंद्रन को हम लोग दूर भगाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। निकट में हो गया, हम केंद्रन को दूर भगाने के लिए तो प्रकाश को क्या करना पड़ेगा, अभिसारित करना, फैलाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करेंगे, अवतल लेंस का इस्तेमाल करके इसको यहाँ पे पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें क्या हो जाती है, केंद्रित हो जाती है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है, कह रहा है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक रजत होता है। क्या होता है, रजत होता है। क्यों, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं वो एनर्जी प्राप्त करके तुरंत लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए ये आंसर आपको रजत हो जाएगा। कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो F बराबर क्या है, 40 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा, मतलब मैग्निफिकेशन का बात कर रहा है। तो m बड़ा आवर्धन बराबर मैग्निफिकेशन बराबर होता है -v/u। ये इस किसके बराबर हो जाता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई के बराबर हो जाता है। अब देखिए, अब कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का क्या होता है, आधा। तो अगर वस्तु का आकार अगर x लेते हैं तो प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम लोग लिख सकते हैं, x से x कट गया तो 1/2 हो जाएगा। कहने का मतलब आपको यहाँ पे v बराबर क्या हो जाएगा, -u/2। v बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ v बराबर -u/2, ये लिख सकते हैं हम लोग। ये आपके पास आ गया। अब देखिए, अब इसमें हम लोग दर्पण का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो f क्या है, आपको 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो बराबर 1/40 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ v का वैल्यू हमको पता है ना, u/2 है, तो यहाँ u/2 बैठाते हैं। यहाँ से v का वैल्यू क्या करेंगे, उठा के यहाँ पे लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/v के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, u/2 माइनस u/2। तो ऊपर क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर चला गया, प्लस और 1/u अब बराबर 1/40, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो माइनस, इसको ऊपर कर सकते हैं तो यहाँ u क्या हो गया, कॉमन हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा को +1 = 1/40। तो ये -2 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -1/u = 1/40। तो u बराबर क्या हो जाएगा, -40।
ठीक है। तो -40 क्या शो कर रहा है, आंसर तो आपको 40 सेंटीमीटर हो गया। अब -40 ये शो करता है कि कौन सा है, उत्तल दर्पण है, इसी को उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ वस्तु कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो यहाँ इस साइड में जो होगा, हम लोग माइनस प्लस कैसे डिनोट करते हैं कि ये संख्या रेखा जो है, जैसे इधर क्या होगा सारा प्लस, इधर माइनस, जैसे कि 1 2 3 4 5, इधर क्या होता है -1 -2 -3, इस तरह से लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये संख्या रेखा हम लोग अगर निरूपित कर देते हैं तो इधर जो भी हो जाके क्या होगा प्लस में, और इधर जो भी होगा माइनस में। तो प्रतिबिंब को, वस्तु को जब यहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस साइड में बनेगा, छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए ये 40 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। कह रहा है कि नेत्र का कौन सा भाग, तो ये परितारिका। क्या होता है, परितारिका। इसका इंग्लिश में नाम क्या होता है, आइरिस। ठीक है। कह रहा है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के मध्य की दूरी स्लिटों के मध्य की दूरी आधी करने तथा स्लिट तथा पर्दे के मध्य की दूरी दोगुनी करने पर फ्रिंज की चौड़ाई पूछा जा रहा है। तो अब देखिए, ये हम आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं कि इसका थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करते हैं आपको। देखिए क्या होता है कि ठीक है, ये जो है आपको S1 है, यहाँ पे क्या है S2। तो ये दो स्लिट है, मतलब इसी क्षेत्र से क्या होगा, अगर हम यहाँ पे एक पर्दा लगा दे, ठीक है, यहाँ पे हम ये क्या करें, एक पर्दा यहाँ पे लगा दे इस तरह का, ठीक है। तो इस पे प्रकाश कैसे आएगी यही देखना रहता है, इस पे प्रकाश कैसे आएगी। तो जैसे क्या है कि यहाँ से प्रकाश जाएगी, ठीक है, और यहाँ से प्रकाश जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइट होगा। फिर उसी तरह से बीच में डार्क हो जाता है, फिर लाइट हो जाता है, फिर डार्क हो जाता है। इस तरह से लाइट और डार्क चलते रहता है। तो ये जो होता है, दो स्लिट जो है जहाँ से लाइट निकल रही है, इसके बीच का दूरी को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और ये पर्दा, और यहाँ पे ये क्या है, स्लिट है, तो इसके बीच का दूरी कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और यही आपको फ्रिंज है, क्या है, फ्रिंज है। जैसे यहाँ पे लाइट बहुत चमक रहा है, और यहाँ भी लाइट बहुत चमक रहा है, यहाँ भी लाइट बहुत चमक रहा है, यहाँ भी लाइट क्या है, बहुत चमक रहा है, लेकिन बीच में क्या है, अंधेरा है, बीच में अंधेरा है, यहाँ पे क्या है, अंधेरा। तो इसी यही बोल रहा है कि इसी की चौड़ाई जो है ये क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है, चौड़ाई बराबर फार्मूला होता है लेमडा डी बटा स्मॉल डी। ये फार्मूला होता है, क्या होता है, लेमडा डी बटा स्मॉल डी। अब यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, तो लेमडा ही रहेगा। अब देखिए कैपिटल डी के बारे में क्या कह रहा है कि स्लिट और पर्दे के मध्य की दूरी दोगुनी कर दिया जाए। क्या कर रहा है, दोगुनी कर दिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि लेमडा तो लेमडा ही रहेगा, और डी के जगह पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2D कर देते हैं या, ठीक है। और इसका जो है ये, इसको आधा कर दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, D बटा 2 कर दिया जाएगा। तो ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, सॉरी यहाँ बीटा देते हैं, बी यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 लेमडा डी बटा डी हो जाएगा। तो लेमडा डी बटा डी तो फॉर्मूला ही था, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगा। आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है। तो आसमान का नीला रंग क्या है कि ये प्रकीर्णन के कारण होता है, क्योंकि जब सूर्य के प्रकाश आती है तो नीला रंग का क्या होता है, तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है, और इसके कारण इसका क्या होता है, प्रकीर्णन हो जाता है। क्या होता है, चारों बगल फैल जाता है, और जो प्रकाश चारों बगल फैल जाएगा वही कलर दिखाई देगा। तो नीला प्रकाश के कारण आसमान का रंग क्या होता है, नीला हो जाता है, ठीक है। जबकि वही रेड लाइट, लाल प्रकाश जो होता है उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, तो उसका परिकीर्णन कम होता है और वो आंख तक पहुंच जाती है, ठीक है। श्वेत प्रकाश की किरण एक कांच की प्रिज्म पर आपतित होती है, वो प्रकाश वर्ण जो कांच की प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होती है। तो सिंपल सा बात है, हम लोग जानते हैं कि विचलित जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है, लेमडा के होता है,
डेविएशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। और आपको फार्मूला पता है ये VIBGYOR। अगर इधर से इधर चलते हैं तो क्या होता है, लेमडा का मान बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा लेमडा किसका होता है, रेड का, सबसे कम वायलेट का। कह रहा है कि अधिकतम विचलित, तो सबसे ज़्यादा कौन विचलित होगा, जिसका लेमडा का वैल्यू कम होगा उसका विचलन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका क्या है, सबसे कम लेमडा, सबसे कम तरंग दैर्घ्य है, ठीक है। तो विचलन क्या हो जाएगा, विचलन इसका सबसे अधिक हो जाएगा, विचलन अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बेगनी, विबज्योर बेगनी। कह रहा है कि समान नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो समान नेत्र पर प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के सूरज का रंग लाल दिखाई देता है, क्योंकि वही प्रकीर्णन के कारण ही होता है, क्योंकि और सारा लाइट क्या होता है, प्रकीर्णित हो जाता है, लेकिन रेड कलर जो है प्रकीर्णित नहीं होता है, वो आँख तक पहुँच पाता है, जिसके कारण वो क्या कहते हैं, ये लाल दिखाई देता है, ठीक है। तो आप तो ये भी कह सकते हैं ना कि दिन में भी तो सूरज का कण प्रकटित हो जाए। एक्चुअली में बात यहाँ पे ये आप कह सकते हैं कि अगर ये अर्थ है, ठीक है, अगर ये अर्थ है तो जब जब दोपहर का समय होता है तो आदमी का पोजीशन यहाँ होता है, लेकिन अगर शाम का पोजीशन बात कीजिएगा, अर्थ क्या होता है, घूम जाती है, तो आदमी का पोजीशन क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे पोजीशन हो जाएगा। और उसी तरह से सूर्योदय का बात कीजिएगा तो आदमी का पोजीशन क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ सन यहाँ पे है हमेशा, सन का पोजीशन तो नहीं बोलता, अर्थ का पोजीशन बोलता है। तो यहाँ से जब ये आती है इसको कम डिस्टेंस तय करना पड़ता है, लेकिन जब यहाँ पहुँचती है तो इसको ज़्यादा डिस्टेंस, तो ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगी तो क्या होगा, ज़्यादा कण मिलेगा, पार्टिकल्स ज़्यादा, तो प्रकीर्णन भी इसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा डिस्टेंस तो ज़्यादा प्रकीर्णन। तो जितना ब्लू कलर का लाइट है, ब्लू, बैगनी, इंडिगो, ये सारा लाइट क्या हो जाएगा, प्रकीर्णित हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा क्या यहाँ आ पाएगा, रेड कलर का, जबकि यहाँ पे कम दूरी तय करना पड़ रहा है, इसलिए कुछ लाइट जो है, कुछ ब्लू लाइट, इंडिगो लाइट, ग्रीन लाइट भी प्रकीर्णित नहीं होकर आंख तक पहुंचती है, इसलिए यहाँ पे सूरज का प्रकाश क्या होता है, सफ़ेद दिखता है, सफ़ेद दिखता है। कहने का मतलब ये समझ गए कि ज़्यादा दूरी होने के कारण ज़्यादा लाइट क्या हो जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है। तब तो इसमें क्या हो जाएगा, बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है, यही हो गया। और ज़्यादा दूरी पे पहुंच गया, इसलिए दोपहर में कम दूरी तय कर रहा है तो कम प्रकीर्णित हो रहा है, और शाम में या सुबह में ज़्यादा प्रकीर्णित हो रहा है, ज़्यादा दूरी तय कर रहा है तो ज़्यादा प्रकीर्णित हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या है। तो हम लोग बार बार देख रहे हैं, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जो आता है वो रेटिना से पहले ही क्या होता है, केंद्रित हो जाता है, यहीं पे केंद्रित हो जाता है, रेटिना यहाँ पे है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले केंद्रित हुआ, इसको हम फैला के क्या करेंगे, वहाँ पहुँचाएंगे, फैला के क्या करेंगे, रेटिना के पास में। अब फैलाने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे, ये अवतल लेंस का इस्तेमाल। अवतल लेंस का काम क्या है, प्रकाश को फैला देना। अवतल लेंस का क्या काम है, प्रकाश को फैला देना। तो क्या होगा, अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। तो इंद्रधनुष तो हम बताए ही थे कि ये अगर वाटर पार्टिकल्स है, इस होके प्रकाश गया, ठीक है, तो ये क्या होता है कि अपने अक्ष से क्या कहते हैं, ये लंब की तरफ क्या होती है, मुड़ जाती है, लंब की तरफ मुड़ जाती है, तो क्या हो गया, इस सिद्धांत को अपवर्तन कहते हैं। और ये फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन करने के बाद वर्ण विक्षेपण इसका हो जाता है, मतलब 7 कलर में विभक्त हो जाता है। तो पानी की बूंदे से सूरज का प्रकाश अपवर्तन परावर्तन, पानी की बूंदे सूरज का प्रकाश अवशोषण गलत है, पानी की बूंदे के माध्यम से सूरज का प्रसार गलत है, आयतन ये हो जाएगा, अपवर्तन परावर्तन मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन होता है। अब देखिए, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म होकर गुजरता है तो वो रंगों में विभाजित हो जाता है। तो 7 रंगों में कौन सा है, विबज्योर, VIBGYOR, विबज्योर। प्रकाश विवर्तन परिघटना दर्शाती है। तो प्रकाश की विवर्तन परिघटना क्या दर्शाती है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की प्रकृति को। इसमें क्या है, विवर्तन की जो घटना है इसका किसको विवर्तन कहते हैं। तो कहने का मतलब, अगर आप क्या कीजिए, एक चाकू रख दीजिए, पहले
देखिए इस तरह का, पहले आप क्या कीजिए कि एक इस तरह का चीज़ रख दीजिए, यहाँ लाइट है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश निकल रही है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, एक पर्दा लगा। तो आप देखिएगा कि इसका क्या होता है, यहाँ पे छाया बनता है, क्या बनता है, छाया बनता है। इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका छाया बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अंधेरा रहेगा, और बाद बाकी सब जगह क्या उजाला है, और इस पोर्शन में क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। ये पोर्शन क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। ये पोर्शन आपको अंधेरा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश को क्या करता है, ये पार होने नहीं देता है। लेकिन अब इसी जगह पे हम क्या करते हैं, इसी जगह पे हम क्या करते हैं कि फिर एक मोमबत्ती वही हम जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है अब हम इस बार क्या करते हैं कि इसका एक चाकू रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या शार्प एज होता है चाकू के पास। तो अब ये जो यहाँ पे पर्दा जो लगा हुआ था आपका, ये पर्दा लगा हुआ था, अब यहाँ से ये तो क्या होगा कि जब यहाँ से प्रकाश पड़ेगी तो ये क्या होगा कि यहाँ विवर्तन की घटना होगी, और यहाँ पे जो बिल्कुल अंधेरा था वहाँ पे क्या हो जाएगा, कहीं कहीं अंधेरा और कहीं कहीं उजाला, कहीं कहीं अंधेरा और कहीं कहीं उजाला दिखेगा। तो इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग, विवर्तन की घटना कहते हैं। और इसका इससे क्या फायदा होता है, ये प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की प्रकृति बताता है। ये अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ को बिल्कुल नहीं बताता। अगर कहीं आंसर दिया हुआ होगा तो समझ लीजिए गलत आंसर है। ये प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का प्रकृति बताता है। अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ कौन सा बताता है, वो अर्थ क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसके द्वारा ही हम पता कर सकते हैं कि अनुदैर्घ्य है या अनुप्रस्थ है। दृश्य प्रकाश का आवर्ती परास क्या होता है, जो 400 से 700 नैनोमीटर होता है, 400 से 700 नैनोमीटर होता है जब कोई प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। अब देखिए लगातार हम लोग क्या करते थे, हवा रखते थे, पानी रखते थे, अब लेकिन उल्टा करा, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, जैसे ऊपर क्या है, पानी है और नीचे क्या है, हवा है, तो ऊपर क्या हो गया, सघन माध्यम, और नीचे हो गया आपको विरल माध्यम, ठीक है। इससे जब प्रकाश प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर मुड़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि अब जो है ये यहाँ पे आ रहा था प्रकाश, ठीक है, तो इसको क्या करना था, ये सीधे चला जाना था, सीधे चला जाना था। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, सीधे चला जाना था। लेकिन अब हवा क्या है, विरल माध्यम है। आप वहां पे देखते थे क्या करते था, कोई कण जो है प्रकाश की किरण को इस तरफ लंब की तरफ ठेलता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, विरल माध्यम है, यहाँ कण क्या है, बहुत कम है, कोई ठेलने वाला नहीं है, तो ये क्या होगा, फैल के चलेगा, क्या करेगा, फैल के चलेगा, पूरा फैल जाएगा। तो ये लंब से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, लंब से दूर हो जाएगी, तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, ठीक है, पूरा फैल जाएगा। ऐसे क्या सिकुड़ जाता था, क्योंकि उसको ठेल के क्या किया जाता, अंदर किया जाता था। अब विरल माध्यम है, कण नहीं है, तो पूरा फैलते हुए चलता है, इसलिए लंब से दूर मुड़ जाती है। प्रकाशीय तंतु कह रहा है कि प्रकाशीय तंतु में प्रकाश का संरक्षण किस सिद्धांत पे है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे है। प्रकाशग्राही कोशिका, सलाख और शंकु, शंकु को क्या कहते हैं, कोन कहते हैं, और सलाख को क्या कहते हैं, रॉड कहते हैं इंग्लिश में। तो रॉड जो होता है वो रात में देखने के लिए होता है, और कोन जो होता है वो कलर को देखने के लिए, COLOUR, मतलब ये कलर को देखने के लिए, आइए रात में देखने के लिए। मतलब अगर साधारण प्रकाश है, कम प्रकाश है, तो रॉड एक्टिव हो जाता है, और नहीं तो कलर देखने के लिए कोन क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। तो याद रखिएगा, ये कहाँ पाया जाता है, रेटिना में पाया जाता है। कहाँ पे, रेटिना में पाया जाता है। ये भी पूछा जाता है रॉड किसके लिए होता है, तो कम प्रकाश में देखने के लिए, मतलब रात में देखने के लिए, और कोन कलर को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या है, प्रकाश का अवयवी विवरणों में विभाजन को क्या कहते हैं, तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। ये जो है प्रकाश जाती है और ये 7 रंगों में क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है, इसको क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 47 नंबर, अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ का व्यास डी है और उसकी फोकस दूरी f। तो व्यास डी का मतलब क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ, अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास डी,
ठीक है। तो व्यास डी, तो हम लोग तो जानते हैं कि जैसे कि ये आपका क्या है, गोलीय दर्पण है, इसी का एक भाग जो हम लोग क्या करते हैं, कलई कर दिए, तो यहीं पर क्या हो गया, ये आपको वक्रता त्रिज्या हो गया। ठीक है, अब वक्रता त्रिज्या का ये क्या होता है, फोकस आधा हो जाता है। ठीक है, और ये तो मतलब क्या हो गया, सी हो गया, वक्रता त्रिज्या सी। और तो कहने का मतलब ये डी का बात कर रहा है, तो ये डी तो ये हो गया ना, ये डी हो गया, व्यास डी है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि फोकस दूरी का संबंध बताते, तो हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, वक्रता त्रिज्या से दूरी को आर से, तो आर बराबर क्या होता है, F/2 होता है, आर बराबर F/2। लेकिन आर के जगह पे हमको डी रखना है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर होता है, क्या होता है, D/2 होता है ना। आर क्या हो जाएगा, D/2। तो आर के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, D/2 इज इक्वल टू F/2, आर बराबर D/2, और आर क्या करते हैं, आर बराबर F/2। एक मिनट, सॉरी ये गलत है, ये गलत है। आर बराबर जो होता है 2F के होता है, एक्चुअली में ये फार्मूला होता है F बराबर R/2 होता है। सही बात, आर ये है, F ये है, तो इसका आधा ही होना चाहिए ना। तो हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं, मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो F बराबर क्या हो जाता है, R/2 हो जाता है। और ये D जो है, D किसके बराबर हो जाएगा, D बराबर क्या हो जाएगा, ये 2R के बराबर हो जाएगा। D बराबर क्या हो जाएगा, 2R के बराबर हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D/2। तो यहाँ F है ही, R के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, D/2 करते हैं, और ये 2 यहाँ आ जाएगा इंटू 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D बराबर, तो 2 दूनी 4 और इंटू F, तो D बराबर 4F, D बराबर 4F। तो इस तरह से ये आपका 47 क्वेश्चन समाप्त हो गया। ये सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और इसे अच्छे से देखें, ताकि अगर फिर से ये क्वेश्चन पूछे जाए एग्ज़ाम में तो आपसे बन सके। तो कृपया, और इसका PDF टेलीग्राम लिंक में दे दिया जाता है, तो वहाँ से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस क्या कहते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।